कि हम पॉसिबिलिटीज की तरफ आ जाते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी क्या है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट, ताकि हम वहां से डेटा कलेक्ट कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट किसी भी प्रोसेस को कहते हैं जिसकी रिजल्ट को हम बिफोर टाइम सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आउटकम उसके रिजल्ट को बोलते हैं। सैंपल स्पेस कहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जितने पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, सारे के सारे रिजल्ट्स की एक लिस्ट बना दी जाए, उस लिस्ट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और अगर थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज की जाए, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। वो जो पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स हैं, it may be experiment of tossing a single coin, it may be experiment of tossing of two coins। तो दो कॉइन्स हैं, तो टोटल इसकी जो आउटकम्स हैं वो कुछ इस किस्म की बन सकती हैं कि कितनी कितनी आउटकम हर कॉइन की जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से देन टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स, पहली स्टेज पे तो शायद हमें सैंपल स्पेस बनानी ही पड़े, क्योंकि अभी हमने इसको करना स्टार्ट किया है, और फिर एक लेटर स्टेज पे जाके हमें जरूरत नहीं रहेगी, हम कहेंगे हम सैंपल स्पेस के बगैर भी ये काम कर सकते हैं, दैट्स ओके। थ्रोइंग ऑफ अ सिंगल डाइस की सैंपल स्पेस, थ्रोइंग ऑफ टू डाइस की सैंपल स्पेस, और थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन एंड अ डाइस की सैंपल स्पेस। ओके, एक्सपेरिमेंट्स और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ आउटकम्स। फिर मैंने कार्ड प्लेइंग्स के रेलेवेंट भी आपको बताया, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट। सिलेक्शन, देखें जहां पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वहां प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ जाएगा। ये नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, आप जहां पर भी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी की बुक्स देखेंगे उसमें ये कार्ड्स के रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट या कार्ड्स के रेलेवेंट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कल बात की, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 सूट्स होते हैं, यानी कि 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर सिंबल डिफरेंट बने होते हैं और इन सिंबल्स के नेम्स डिफरेंट हैं। स्पेड, क्लब्स, आपके लिए शायद सूट्स का ये चीज याद रखना जरूरी शायद है कि स्पेड और क्लब्स जो होते हैं ये ब्लैक कलर में लिखे हुए कार्ड होते हैं। इनके जैसे ये उसने कुछ कार्ड्स मैंने सैंपल के तौर पे दिखाए हैं, देखें ये ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं 2 कार्ड, इनके ऊपर सिंबल देखिएगा, ये यही वाले सिंबल है। तो स्पेड और क्लब्स। जो डायमंड जिसका सिंबल ये वाला होगा, हर्ट्स जिसका सिंबल ये वाला होगा, ये रेड कलर में प्रिंटिंग में होंगे, ये देखें ये रेड कलर प्रिंटिंग में। ये नॉन न्यूमेरिक होते हैं और उसमें 9 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक, ये टोटल 13 कार्ड बनते हैं जिसमें 9 नंबर कार्ड होते हैं और 4 कार्ड जो होते हैं उसके ऊपर इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। इनमें ये जो 3 कार्ड होते हैं, ये 3 कार्ड, इनके ऊपर कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई होगी, हर सूट में होंगे ये 3। ये देखें ये पहला सूट है, सेकंड सूट, और ये 2 सूट ब्लैक हैं और 2 सूट रेड है। ये जे है, इसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है और उर्दू में इसे शायद गुलाम कहते हैं, ये इनका नौकर नुकर होगा कोई। क्यू फॉर क्वीन, ये क्वीन की पिक्चर है। के फॉर किंग, बादशाह, ये किंग की पिक्चर है। इसलिए इनको पिक्चर कार्ड्स भी कॉल करते हैं। कितने कार्ड को? 3 कार्ड को, 1 2 3। ये इसलिए पिक्चर कार्ड कहलाते हैं कि इनके ऊपर कोई ना कोई तस्वीर बनी हुई होगी। इधर नहीं है, देखिए 5 के ऊपर कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन ये जो कार्ड्स हैं इनके ऊपर पिक्चर बनी हुई होती है। तो ताश में इनको पिक्चर कार्ड के तौर पर याद किया जाता है। और जो ए है, ए, इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं होती, इसके ऊपर नंबर भी नहीं है क्योंकि ये अल्फाबेट्स है। इसे हम एस बोल देते हैं, ACE, एस कार्ड आई है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कार्ड्स के रेलेवेंट जो उसकी कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है पत्तों की, उनके कार्ड्स की, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि जी 26 ब्लैक कलर के कार्ड है, 26 रेड कलर के हैं। ब्लैक कलर में 2 सूट्स हैं, स्पेड और क्लब्स, रेड के 2 सूट्स हैं, डायमंड और हर्ट्स,
हर एक सूट के 13-13 कार्ड है, जिसमें 9 नंबर कार्ड होंगे, 4 कार्ड पर अल्फाबेट्स होगा, और 4 की आगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 3 कार्ड्स के ऊपर पिक्चर होंगी तो उन्हें पिक्चर कार्ड कह देते हैं या फेस कार्ड कह देते हैं। फेस, उसके ऊपर कोई शक्ल होती है इसलिए उसे फेस कार्ड बोलते हैं। और जो ए होता है उसे हम एस, एस, एस का वर्ड जो है वो हम उस फेस कार्ड के लिए जो है वो लिख देते हैं। अब चूंकि हमें अब कार्ड्स की थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और अगर मैं क्वेश्चन करूं अब आपसे प्रोबेबिलिटी का कार्ड्स के रेलेवेंट, कहता है अ कार्ड इज सिलेक्टेड, कार्ड्स थे, ताश थे, वहां से कहता है एक पत्ता उठाना है, 52 कार्ड्स पड़े हुए थे, हमने वहां से एक ऐसे ही आंखें बंद की और एक पत्ता उसमें से निकाल लेना है। कहता क्या चांस है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होगा इसलिए उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी हर उस चीज, हमें तो नहीं पता, 52 पढ़ के कहेगा यार एक पत्ता वहां से निकालो, मैं ऐसे ही, मुझे क्या पता ये कौन सा है, उसने मुझसे छुपाए हुए थे कार्ड, उल्टे करके रखे हुए थे, मैं नजर तो मुझे आ नहीं रहा था, उसने कहा ऐसे एक पत्ता निकाल लो, मैं एक पत्ता निकाल लेता हूं। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जो पत्ता आपने पिक किया वो रेड कलर का होगा, रेड कलर का होगा। तो ये हमारे लिए एक इवेंट हो गया, इसी का नाम ए रख दें। तो ए इज एन इवेंट। क्या क्या हैपनिंग, किस चीज की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, रेड कार्ड के सिलेक्ट होने की हैपनिंग। कहता है इसका क्या चांस है तो सही, मे बी। अब क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन ओवर एन एस। एन एस क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज, 52 कार्ड्स है जी टोटल, 52 पॉसिबल कार्ड्स हैं जो कि सिलेक्ट हो सकते हैं, तो एन एस ये तो हो गया 52। अब आपने देखना है कि ए कितने कार्ड इसमें से रेड है, तो 26 कार्ड हमारे पास जो है वो रेड कलर में होंगे, तो एन ए 26, तो 26/52 जो है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि पहले आपने क्या करना है, उस एक्सपेरिमेंट में चूंकि 52 कार्ड है, 52 पॉसिबिलिटीज हैं, कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एनएस जो है वो हमारे पास 52 आ जाएगा। फिर आपने देखना है, ये इवेंट कहलाता है ना, इवेंट सबसेट, जिसमें हमारी इंटरेस्ट है ना, समथिंग विल हैपन, ये है समथिंग, यदि रेड आने का क्या चांस है, तो सबसेट ही बना फिर ये वाला सेट, सबसेट। इसमें एलिमेंट काउंट कर लें, ये 26 है, तो 26/52 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट है, कहता जी कार्ड सेलेक्ट किया है, क्या चांस है कि वो जो कार्ड होगा वो एक फेस कार्ड होगा। अब देखें ना, अगर आपको वर्ड फेस कार्ड का नहीं, या मैंने इंट्रोड्यूस ना किया हो, तो आपको तो नहीं पता ये क्या मतलब है, और अब हमें पता है कि ये 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। उसने कोई कलर तो नहीं मेंशन किया हुआ, तो हर सूट में 3 कार्ड फेस हैं, 4 सूट हैं, हर सूट के 3 हैं, टोटल 12 कार्ड फेस कार्ड होंगे। 12/52 कि अगर आप ब्लाइंडली उस ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाल लेते हो, कहता क्या चांस है जो आपने कार्ड पिक किया हुआ है वो वाला कार्ड हो जिसके ऊपर कोई ना कोई पिक्चर हो, वो फेस कार्ड हो। हमने टोटल कार्ड्स गिनने 52 डिनोमिनेटर में, हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स, तो ये 12 बनते हैं, तो 12/52 फेस कार्ड्स। द कार्ड इज अ क्लब, हाउ मेनी क्लब कार्ड्स, एक सूट का नाम है तो 13/52। द कार्ड इज अ नंबर कार्ड, एक सूट में 9 नंबर कार्ड होते हैं और हमारे पास 4 सूट हैं, तो ये 36 नंबर कार्ड होंगे, 36/52। बस इतना की आपको मैंने ताश के रेलेवेंट ये थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन सिखानी थी कि रेड कार्ड, हार्ट्स क्या है, फेस कार्ड क्या है, नंबर कार्ड क्या है, एस कार्ड क्या है, ताकि इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें इंट्रोडक्शन तो हो ताश के पत्तों का। एक दो प्रॉब्लम आपके पेपर्स में है भी, और आई कैप पे मेरे ख्याल अपनी बुक में भी कार्ड्स के रेलेवेंट एक दो प्रॉब्लम सिंपल से ही इसी तरह के ही, ताकि पता तो चले ना कि ये आपको कि ये कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कॉइन्स का, वहां से प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस बना ली थी मैंने। एक एक्सपेरिमेंट किया कार्ड्स के रेलेवेंट, सैंपल स्पेस बना ली, और इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसे इवेंट कहेंगे, और वो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अब जरा 2 डाइस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हमें पता है कि उसके पॉसिबल रिजल्ट्स 36 होते हैं। कल भी डिस्कस किया था कि जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स लिखेंगे, इसको लिखने का एक वे ये है
कि इस साइड पे फर्स्ट डाइस का रिजल्ट लिख लें और इस साइड पे सेकंड। इस आउटकम का मतलब है पहली डाइस पर भी 3 आया, दूसरी डाइस पर भी 3 आया। इसका मतलब है पहली डाइस पर 5 है, दूसरी डाइस पे 3 है, जबकि इसका मतलब है पहली डाइस पे 3 आया, दूसरी डाइस पे 5 आया, जो कि हमारे पास 2 डाइस हैं, 2 लूडो के दाने हैं जिनके हमने रोल किया है। कहता है जी कि अब देखें ना, ये 36 पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। हम खेल रहे हैं, दो डाइसिस के साथ हम गेम खेल रहे हैं, उसको रोल करते हैं, तो कहता है इन 36 रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट आएगा जब आप खेल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कहता है अच्छा, अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का वर्ड उस वक्त बोला जाता है जब हमें सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं पता। तो हमें तो नहीं पता, अभी हम डाइस को रोल करने लगे हैं तो क्या आएगा, वी डोंट नो। और ये बात मैंने कल भी आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि इस वक्त आपको अजीब लग रहा है कि जी हम पढ़ते पढ़ते ये डाइस फेंक दें, क्वाइन फेंक दें, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? लॉजिक, कि सोचना आपको बताया जा रहा है कि आप सोचें जी अच्छा जी ये पॉसिबल हो सकता है, इसमें से इसके आने के चांसेस ये हैं। तो एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको ये चीज बताई जा रही है कि हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और बहुत ज्यादा इसका यूजेज है। मुझे एक दफा आपके जो ऑनर है जिशान आबिद साहब, जो कि जाहिर है वो भी सीए हैं, वो कह रहे थे जी कि बाद में हमने एक ट्रेनिंग के लिए गए और वहां पर जाके देखा, तो कहता जी कि वो सारी की सारी स्टेटिस्टिक्स ही वो बता रहे थे, 6 सिग्मा टेक्निक्स थी वो। कोई कहता याद आ रहा था, चीजें के रिफ्रेश हो रही थी कि जी ये पड़ी हुई हैं, ऑकवर्ड नहीं लग रही थी। और एक चीज बिल्कुल ही नई हो और किसी भी स्टेज पे जाके दोबारा पढ़नी पड़े तो मुश्किल लगती है। तो यहां पर भी आपको मैं प्रोबेबिलिटी का वर्ड एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है और डेटा से इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज हम नोट कर लेते हैं, जिसकी पूछी जाएगी वो हम करेंगे। अब एक दफा आप पेज पे बना लेते हो सैंपल स्पेस, कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 आने का क्या चांस है। इसे इवेंट कहते हैं हम, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। और फार्मूला जो प्रोबेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा, NA/NS। NS तो हमें पता है 36 है, A/6। अब आपने देखना है इस पूरी सैंपल स्पेस में कितने रिजल्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर 6 है। सिर्फ एक है, सिर्फ एक आउटकम ऐसी है जिनके ऊपर 6 आ रहा है। इसकी वजह से हम कहेंगे जी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। 36 is the possible outcomes, out of which only one outcome contains this result, which is the 6. So its probability is 1/36. Second, sum of the dots, जमा करके डॉट्स, जाहिर है आपने देखा होगा, मैंने तो लिखा हो ना 1 2, अब उसके ऊपर तो 1 2 तो नहीं लिखा होता, उसके ऊपर तो स्पॉट डॉट्स लगे हुए होते हैं। कहता है क्या आउटकम है कि 2 डाइस को आप रोल करते हो और जो रिजल्ट आता है उस दोनों डॉट्स जो कि दोनों डाइस पर आए हैं उसको अगर आप सम करें, आंसर 8 या 8 से ज्यादा हो, क्या चांस है? जैसे इन 2 डाइस को सम करें तो उसका रिजल्ट 7 बनता, 8 नहीं बनता, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कहता कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिनके रिजल्ट को ऐड करें, यानी कि ऐड क्यों करना, यहां लिखा हुआ सम करें और उनका रिजल्ट 8 और मोर होगा। काउंटिंग करेंगे तो शायद 15 आउटकम ऐसी बनती हैं। बड़ा सिस्टमैटिकली सी पड़े हुए होंगे। देखें ये सारी वो आउटकम्स हैं जिनका सम 8 और मोर देन 8 है। आप ऐसा तो नहीं ना करेंगे अच्छा 3 और 4 को फौरन समझ आएगी, पहला जो सम आएगा 2 और 6 आएगा, 2 6 8, फिर उससे बड़े बड़े ही आएंगे। तो सारे ये आउटकम्स हैं जिनका सम 8 है या इवन 8 से भी ज्यादा है। तो ये 15 बनती हैं, ऐसे काउंट कर लेंगे हम और हम कहेंगे 15/36। नेक्स्ट, सम ऑफ द डॉट्स इवन, यानी कि वो जो 2 डाइस हैं उनको रोल किया है, उनका जो रिजल्ट आया है उसको अगर आप जमा कर लें, ऐड कर लें, तो कहता वो इवन आना चाहिए। अब देखें ये आउटकम ऐसी है जिनका रिजल्ट जमा करें 2 2 इज एन इवन, तो इसका मतलब ये गिनना चाहिए हमें।
हर वो सम गिनना है जो इवन है, तो एक छोड़कर एक आएगा। हर वो सम इवन होगा, एक छोड़कर एक आता जाएगा। और मेरा ख्याल हर लाइन में ऐसा ही होगा। तो क्यों अपना टाइम जाया करना। आपको थोड़ा सा पैटर्न नजर आया, आप कहें जी हर लाइन में 3 मिलेंगे, 6 लाइनें हैं, तो टोटल 18 सम्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे। अगली लाइन में ये वाले इवन होंगे, नेक्स्ट में ये वाले इवन होंगे, नेक्स्ट में ये वाले इवन होंगे, और नेक्स्ट में ये वाले इवन होंगे। तो ये टोटल 18 बनते हैं। जाहिर है 36 से आधे इवन सम होने, आधे ऑड होने, गिनने की भी शायद जरूरत ना रहे। ठीक है ना। तो जरा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलना है आपने। डबलेट, डबलेट कहते हैं सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए उसे डबलेट कहते हैं। तो 6 डबलेट है, और वो ये पड़े हुए हैं, ये डबलेट है। सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। सम नहीं करना, कहीं नहीं लिखा हुआ सम, यहां सम, यहां सम लिखा हुआ है, यहां डबलेट का वर्ड है। सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, बोथ डाइस, डबलेट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 4। कहता है वो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को अब जमा नहीं, प्रोडक्ट करना है। कहता है जी कि क्या चांस है कि जो रिजल्ट आया है इसके अगर आप नंबर को प्रोडक्ट करें तो वो 4 पर वो प्रोडक्ट डिविजिबल हो। डिविजिबल का मतलब है पूरा पूरा तकसीम हो जाना। 4 के टेबल में आने वाला वर्ड 4 पर डिविजिबल होगा। 4 डिविजिबल बाय 4 है, देन 8 डिविजिबल बाय 4 है, 12 डिविजिबल बाय 4 है, 16 डिविजिबल बाय 4 है। तो आपको ये गिनना ही पड़ेगा। आप कहें जी इसको आपस में जरब दे, जरब क्यों देनी, यहां प्रोडक्ट लिखा हुआ है 1 into 4 4, यस ये डिविजिबल बाय 4 है, गिन लेना आपने। मेरा ख्याल है पहली लाइन में इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो डिविजिबल बाय 4 हो। नेक्स्ट लाइन में पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है वो 4 है। फिर देखेंगे 8 कौन आता है, ये 8 है, ये भी डिविजिबल बाय 4 है। फिर 12 भी डिविजिबल बाय 4 है जी, 10 नहीं होगा ना, 10 नहीं होगा। इस तरह से आपने 1 बाय 1 करके जो है वो देखते जाना है तो कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 है। और ये अगर आप काउंटिंग में लेकर आए तो ये 15 नंबर ऐसे बनते हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो गए। तो ये कोई फार्मूला से नहीं बल्कि गिनना ही होगा। लाइक ये डिविजिबल बाय 4 है, ये डिविजिबल बाय 4 है, ये डिविजिबल बाय 4 है, ये सारे डिविजिबल बाय 4 है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो गिन के प्रोडक्ट लेना है। कभी वो सम कह देता है, कभी वो प्रोडक्ट कह देता है, कभी वो डिफरेंस कह देगा। क्या होना चाहिए वो नोट कर ले। कभी वो इवन कह देता है, कभी वो कहता है डिविजिबल बाय 4 हो, कभी वो कहता है 8 और मोर हो। तो जाहिर है कि एग्जाम में इनमें से कोई एक आध पार्ट आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के तौर पे कुछ 2 4 6 10 पार्ट करवाए ताकि पॉसिबली हमें समझ आए कि हमने काउंटिंग जो है वो इनकी परफॉर्म कैसे करनी है। जी अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो, हमें सैंपल स्पेस से जो उसने कहा है सबसेट बनाना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा और फिर उसको गिनना है। तो मैं सबसेट बना के लहदा नहीं लिखता बल्कि मैं सैंपल स्पेस से ही गिन लेता हूं, निशान लगा लेता हूं और वहीं से गिन लेता हूं। तो अदरवाइज तो शुरू में बताया था ना सबसेट लहदा कर ले, तो क्यों टाइम जाया करना कि पहले एक सैंपल स्पेस बनाए फिर उसमें से सबसेट लहदा करें। गिनना तो है ही हमने, तो आप ऊपर ही मार्क करें और निशान लगाएं और गिन लें इसको। जी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है। कहते 2 डाइस को थ्रो किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। नीचे इसका मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई होगी वो इवेंट होगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 नंबर लिए हुए हैं उनका डिफरेंस आपस में 4 है। अब देखें 1 और 5 इनका डिफरेंस आपस में 4 है। आप ये नहीं कहेंगे कि जी 1 माइनस 5 4 में -4 आता है। तो आपको किसने कहा है कि 1 में से 5 को माइनस करना? मैंने तो नहीं कहा। मैंने नहीं कहा आपको कि 1 में से 5 माइनस करना, ये नहीं कहा गया।
इसलिए हमारे लिए 1-5 और हमारे लिए 5-1 दोनों एक ही बात है, दोनों ही गिनने पड़ेंगे क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 4 है। और भी आउटकम्स हैं जिनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 है। एक तो मैंने कह दिया ना 1-5 है, इनके दरमियान डिफरेंस 4 है। 1-6 नहीं गिनेंगे क्योंकि उनके दरमियान डिफरेंस 4 का नहीं 5 का है। नेक्स्ट अगर रो की बात करें तो 2-6 ये वो नंबर है जिनका आपस का डिफरेंस जो है वो 4 है। नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 कोई भी नहीं है। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, 3, 2, 1, 0, 1 और 2 4 नहीं है। नेक्स्ट में ये 4 है, 1-5-5-1 ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 4 का है। और इस लाइन में और आपको कुछ नहीं मिलेगा और अगली लाइन से ये मिलेगा। अब आप इसे काउंट करें तो 4 आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें जो नंबर्स मेंशन हैं उनका डिफरेंस जो है वो 4 बनता है। तो 4/36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है नंबर ऑन द 2 डाइस डिफर बाय मोर देन 2। उनका आपस का डिफरेंस 2 से ज्यादा हो, कितने नंबर है, इनका आपस का डिफरेंस 1 है, इनका आपस का डिफरेंस 2 है, ये भी नहीं गिनना क्योंकि उसने कहा है मोर देन 2 होना चाहिए। इसके बाद सारे वो है जिनका डिफरेंस मोर देन 2, मोर देन 2 डिफरेंस होना चाहिए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। नेक्स्ट लाइन को अगर आप शुरू करोगे तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस मोर देन 2 बनता है, मोर देन 2 नहीं बल्कि मोर देन 2। इसमें इनका डिफरेंस मोर देन 2 है और इसमें इसका डिफरेंस मोर देन 2 है, बाकी नहीं है। फिर 2 है, फिर 1 है, 0 है और वह 1 है और ये 2 है। इसी तरह से आप गिनते जाओगे कि कौन कौन सी आउटकम्स ऐसी हैं जिनका डिफरेंस आपस में मोर देन 2 हो। डिफर करना ये नहीं कि पहली में से दूसरा माइनस करना, ऐसा नहीं है, बस उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो मोर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 नहीं है। थर्ड वन है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर बाय मोर देन 2। अब यहां स्पेसिफाई किया गया है, कहता पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए, 2 से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मेंशन है। फर्स्ट नंबर ग्रेटर होना चाहिए सेकंड नंबर से और ये भी स्पेसिफाई है कि कितना ग्रेटर होना चाहिए, मोर देन 2। अब पहली लाइन में तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अपने सेकंड नंबर से बड़ा हो, कोई भी नहीं। हाँ, सेकंड लाइन में ये नंबर इससे बड़ा तो जरूर है लेकिन मोर देन 2 नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा और इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में ये नंबर इससे बड़ा है लेकिन मोर देन 2 नहीं है बल्कि 2 बड़ा है और इस लाइन से भी कोई नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद तो नंबर बड़ा ही नहीं रह जाता। अगली लाइन का पहला नंबर इसको क्वालिफाई करता है, फर्स्ट नंबर इज मोर देन द सेकंड नंबर बाय मोर देन 2। हाँ ये ठीक है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर तो है लेकिन बाय 2 है और इसके बाद तो फिर कोई भी नहीं आएगा। इधर 2 आ जाएंगे और इधर 3 आ जाएंगे। गिन दीजिएगा, टोटल 6 नंबर ऐसे हैं बनते हैं, टोटल 6 नंबर ऐसे बनते हैं जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन द सेकंड नंबर है बाय मोर देन 2। लास्ट आसान है, 2 नंबर्स आर अलाइक, एक जैसे, अलाइक एक जैसे, डबल एड जिसे कहते हैं। ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, 9 आउटकम ऐसी हैं जिनकी दोनों डाइस के ऊपर ऑड नंबर आ रहा है, लाइक दोनों ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन अगली लाइन में आपको कोई भी दोनों नंबर ऑड नहीं मिलेंगे इसलिए कि उसका पहला ही नंबर इवन है, तो दोनों ऑड कैसे हो सकते हैं। 3 अगली लाइन में मिलेंगे आपको, इसके बाद वाली लाइन में कुछ नहीं, और 3 ही नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएंगे जिसके दोनों नंबर ऑड। तो 9 आउटकम्स ऐसी हैं जिनके दोनों नंबर जो है वो ऑड नंबर्स हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं डाइस के भी, कार्ड्स के भी, आसान भी होते हैं, लाइक इस तरह के, बस जिसे आता है उसे आसान है, जिसे नहीं आता उसे पता नहीं, दैट्स ऑल जी। अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना हो
जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, ये थर्ड वाला समय नहीं है। थर्ड वाला है फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जी बड़ा सर। होना चाहिए दूसरे नंबर से। कितना बड़ा होना चाहिए? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा, यानी कि उस पहले नंबर का डिफरेंस दूसरे नंबर के डिफरेंस से 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब जी सर। अगर मैं मार्क करूं, पहला नंबर तो दूसरे नंबर से बड़ा ही नहीं है, और बल्कि इस लाइन में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो। ठीक हो। अब दूसरी लाइन पर आ जाए तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा तो जरूर है, लेकिन बाय 1 है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, हाउ मच? बाय 1। जबकि हमने तो ढूंढना है मोर देन 2 वाला। तो इस लाइन में भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो वैसे ही पहला नंबर स्मॉल हो जाता है। अब तीसरी लाइन में देखेंगे तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर है, लेकिन बाय 2 है। इसके बाद तो ये रहता ही नहीं कोई भी। इस लाइन में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर बाय 3, और उसने भी यही कहा था मोर देन 2 होना चाहिए, तो ठीक है, ये गिन लेंगे आप। तो ये पहला नंबर आ गया। इसके बाद 4 जो है वो 2 से ग्रेटर तो है, लेकिन बाय 2 है, और उसने कहा था मोर देन 2 होना चाहिए, तो इसमें भी कोई नहीं आएगा। इसमें ये 2 आ जाएंगे, और इसमें ये 3 आ ओके जाएंगे। सर। तो ये आगे इस सर। तरह से 6 नंबर ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है, और कितना ग्रेटर है ये भी बताया है, मोर देन 2। तो वो ही आपने बस काउंट करने, बाकी नहीं काउंट करने। हाँ जी, नो क्लियर? थैंक यू। चलो, यस। एनीवन एल्स? कोई और? जी सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दें एक बार। कौन सा जी? सेकंड वाला। सेकंड वन। सेकंड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ द मूव डाइस डिफर, आपस में उनका फर्क मोर देन 2 होना चाहिए। इसमें यह चीज मेंशन नहीं है कौन बड़ा होना चाहिए और कौन छोटा होना चाहिए। उनका आपस का डिफरेंस 2 से ज्यादा होना चाहिए। इन तीनों, इसका नंबर का डिफरेंस 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो इनका डिफरेंस मोर देन 2 है, गिन लेंगे। इनका डिफरेंस 1 का है, ये नहीं गिनेंगे। ये 0 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये जरूर गिनेंगे। नेक्स्ट रो में जिनका डिफरेंस आपस में 2 से ज्यादा हो वो गिनने, 2 वाले नहीं गिनने, 2 से ज्यादा वाले गिनने। और इस लाइन में ये नंबर ऐसे हैं जिनका आपस का डिफरेंस 2 से ज्यादा, और इसमें ये है इनका आपस का डिफरेंस 2 से ज्यादा। अब इन सबको हम काउंट कर लेंगे, जो कि काउंटिंग में 12 बनते हैं। तो 12 नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस, जब लिखा जाता है ना डिफरेंस, अब देखे ना, एक एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। अगर हम उसे पूछे यार आपके दरमियान एज का कितना डिफरेंस है, अब ये तो नहीं करेंगे आप अगर छोटे हैं तो अपनी उम्र से बड़े भाई की उम्र निकाल दो जी -3 साल का फर्क है। आप कहते जी हमारे दोनों भाइयों में 3 साल का एज डिफरेंस है। ऐसा ही है ना, 3 साल का एज डिफरेंस है, बस ठीक है, चाहे जो मर्जी कर ले। ये नहीं कि आप अपनी एज पहले लिख दें कि जी मैं इस वक्त 20 साल का हूं, मेरा बड़ा भाई 23 साल का है, तो हमारा डिफरेंस -3 साल का बनता है। ऐसा तो नहीं लिखेंगे। आप कहें जी मैं 20 का हूं, मेरा भाई 23 का, एज डिफरेंस 3 साल है। ऐसा ही है। तो यहां पर भी जब डिफरेंस की बात होती है तो इसमें मेंशन नहीं किया जाता, या नहीं करना चाहिए जी कि विच वन पहले कौन सा रखना, बस ठीक है, आप बड़े में से छोटा माइनस करके ही बताया करें। जी कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें ना मैंने 2 वर्ड आपको, जो कि पूरे मैथ स्टैट्स में यूज करते हैं हम, एक है और, जिसे या कहते हैं, और एक है एंड, जिसे और बोलते हैं। हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, या तुम आ जाओ या तुम आ जाओ कहते हैं। ये भी आए और ये भी करना है और ये भी करना है। तुम कार्ड ले आओ या फोन कॉल कर आओ, दो दो काम आपको बोले जाते, दोनों में से कहता कोई एक कर दो। कार्ड भी लेकर आना है, ये भी करके आना है, दोनों काम करने हैं। तो एंड और का डिफरेंस क्या है, इसको गिनना कैसे है,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, इसको गिनता हूं, इसको गिनता हूं, डिवाइड कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी बन जाती है। गिनना, तो मैंने आपसे अब ऐसी स्टेटमेंट गिननी है, काउंट करनी है, अगर उसमें और का वर्ड आ जाता है, वो आपको सिखाना है कैसे गिनना है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स और वियर ग्लासेस। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, और से पहले एक स्टेटमेंट है और फिर और के बाद आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को सेपरेट सेपरेट काउंट करना है। चले, मैं जरा इससे पहले थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं, किसी एक सेट थ्योरी के मतलब बात कर लेते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट हमारे पास बी है, उसके एलिमेंट हैं 3 4 5। दो सेट्स 1 2 3 और 3 4 5। ए यूनियन बी, याद होगा इसे यूनियन बोलते हैं। इसको, इसका सेट बनाना है तो पहले ए सेट लिख ले, फिर बी सेट लिख दे, उसके बाद आप सोचेंगे कि सेट में तो रेपिटेशन नहीं होती, आपके 2 दफा आया, एक दफा आप उसे रहने दें। चलें जी, यूनियन सेट बन गया। यूनियन सेट, पहला सेट सारा लिख दिया मैंने, आप भी ऐसे ही करें, दूसरा सेट भी लिख दें, बाद में देखें कॉमन कौन है, जितने कॉमन है उसमें से आप निकाल दें। चलें जी, ए यूनियन बी बन गया। बिल्कुल यही तरतीब आपने यहां करनी है। जहां और का वर्ड हो ना, और का, आपने और से पहले ये नहीं देखना कि और के बाद क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये देखना कि और से पहले क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट बन गई, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गिन दें कि जी कितनी गर्ल्स है, 1 2 एंड 3। अब आप लिख देंगे जी 3 गर्ल्स। ये बिल्कुल वही काम है कि जी इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम यूनियन है। मैं जरा ए यूनियन बी बनाने लगा हूं, ए यूनियन बी बनाने लगा हूं। तो उसमें भी क्या किया था, पहले मैंने ए लिख दिया था, तो ए में कौन कौन है वो मैंने काउंट करके लिख देने हैं, प्लस कर देंगे आप। अब बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वियर ग्लासेस। ग्लासेस यूज करने वाले काउंट करके लिख दें, एक ये ग्लासेस यूज कर रही है और एक ये, 2 है, +2। याद है उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने ये किया था कि कोई डबल काउंट तो नहीं हुआ, जो डबल काउंट हुआ था वो मैंने उसमें से निकाल दिया था। अब आपने नजर दौड़ानी है तो ये डबल काउंट है, ये डबल काउंट है, और सिवाय एक स्टूडेंट के और कोई डबल काउंट नहीं है, तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे और बनते हैं 4। इस क्लास में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें दोनों में से एक खूबी, कम से कम एक खूबी जरूर है, या वो गर्ल है, अगर वो गर्ल नहीं है तो फिर वो ग्लासेस यूज कर रही होगी। काउंट करते हैं ऐसा ही है, ये गर्ल है, आपके ग्लासेस यूज नहीं कर रही, नहीं कोई बात नहीं, एक चीज तो है ना, ये गर्ल है, ये ग्लासेस यूज नहीं कर रही, नो प्रॉब्लम, इसमें एक चीज, ये गर्ल है, ये ग्लासेस भी यूज कर रही है, कोई बात नहीं, काउंट हो गई है। ये आप कहें गर्ल नहीं है लेकिन ग्लासेस तो यूज कर रहा ना स्टूडेंट, इसलिए मैंने काउंट किया। अब गिने कितने हो गए, 4। तो और का वर्ड हो, हमने काउंटिंग ऐसे ही करनी है, क्या, और से पहले का वर्ड सारा काउंट कर लें, जहां और लिखा हुआ है प्लस कर दें, और के बाद वाला वर्ड सारा काउंट कर लें, माइनस, आसान रहेगा ये तरतीब। फिर देखें कॉमन कौन आता है, ये एक सिर्फ कॉमन है, वो माइनस कर देंगे, और उसके बाद आप पूरी काउंटिंग ठीक करके लिख लेंगे। तो और का वर्ड हो तो किस तरह से काउंट करना है। सेकंड,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड वियर ग्लासेस। अगर मैं सेट्स की बात करता हूं, सेट्स की, A 1 2 3 B 3 4 5 A एंड B दोनों, तो उसके लिए वर्ड मैथमेटिक्स वाले कहते हैं फिर ये लिखे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए। अब इसमें सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में है। 1 दोनों में नहीं है, 2 नहीं है, 3 दोनों में है, इसमें सिर्फ वो आएगा। और का मतलब होता है किसी एक में आए आपने लिख देना है। ए यूनियन बी का मतलब है इसमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो किसी एक भी सेट में आ जाए। आपने कहा जी 1 इधर आ रहा है लेकिन दूसरे सेट में तो नहीं है, कोई बात नहीं, एक में है, एक में है, ठीक है, ये भी एक में ही है, ठीक है, ये दोनों में है, ठीक है, एक में तो है ना, है, ये भी एक में है, ये भी एक में, किस में है रहने दें, एक सेट में उसका ताल्लुक जरूर हो आपने लिखना है। लेकिन इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें जब तक उसका ताल्लुक दोनों में नहीं होता उस वक्त तक नहीं लिखते। बिल्कुल इसके पैरेलल है एंड के। अब आपने इसको आइसोलेट करके नहीं देखना, बल्कि आपने देखना एंड लिखा हुआ है, आपने कहना जी हमने दोनों देखने हैं। अब पहला स्टूडेंट गर्ल, आप कहें जी गिन ले, काउंट कर दें, मैं कहता हूं नहीं अभी ठहर जाओ, इसमें देखो ये खूबी है, दूसरी भी है, नहीं जी इसमें सिर्फ एक खूबी है कि वो गर्ल है तो फिर नहीं गिनना। सेकंड, क्या गर्ल है, नहीं है, गर्ल है जी, गर्ल है, गिनना है नहीं, अभी देख लें, क्या वो ग्लासेस भी है, नहीं, फिर रहने दें। गर्ल है जी, गर्ल है, गिन ले, क्या ग्लासेस यूज कर रही है, ग्लासेस यूज कर रही है, दोनों है, दोनों है, गिन दे। नेक्स्ट, गर्ल है, नहीं है, रहने दे, सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसमें दोनों खूबियां, कौन कौन सी, वो ये भी है और उसमें ये करैक्टरिस्टिक भी है। और का वर्ड होता है दोनों में से ये करैक्टरिस्टिक हो या ये हो, दोनों में से कोई एक हो गिनना है। और एंड का वर्ड है जब तक दोनों नहीं होंगे उस वक्त तक हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और का जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में लिखने के लिए हम यूनियन बोलेंगे, और जहां एंड का वर्ड आएगा वहां इंटरसेक्शन का वर्ड लिखेंगे, जो कि लॉजिकली मीनिंग भी यही बनते हैं। यूनियन का मतलब होता है किसी एक सेट में हो लिख देते हैं, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जब तक दोनों सेट्स में नहीं आता उस वक्त तक नहीं लिखते। एक्चुअली इसमें ये वर्ड आने थे, ये देखिए एंड और लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये वर्ड सिखाएंगे। क्वेश्चन वही चल रहा है, कहता डाइस थ्रो की गई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि या इवन नंबर आ जाएगा पहली डाइस पे, इवन ऑन फर्स्ट, इवन ऑन फर्स्ट, नहीं तो फिर उनका सम इवन, और वर्ड है दरमियान में और का। अब आपने काउंटिंग करनी है, कितने नंबर ऐसे हैं, या तो उनका फर्स्ट नंबर इवन होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर ये खूबी होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक खूबी हो तो आपने गिन लेना है। पहले हम ये गिनेंगे जिनका फर्स्ट नंबर इवन हो, ये सारी आउटकम वो हैं जिनका पहला नंबर इवन है। फिर ये सारी आउटकम वो हैं जिनका पहला नंबर इवन है, और ये सारी आउटकम वो हैं जिनका पहला नंबर इवन है। हमें अगली स्टेटमेंट का पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये स्टेटमेंट जानते हैं हम, फर्स्ट नंबर इवन, और ये 18 बनते हैं। 18 आउटकम ऐसी हैं जिनका पहला पहला नंबर इवन है, और प्लस। अब हमने सिर्फ इसको कंसंट्रेट करना है, सिर्फ हमने वो आउटकम देखनी है जिनका सम भी इवन हो। इनका सम इवन है, इनका सम इवन है, और इनका सम इवन है। इसी तरह से अगली रो में भी अब मिलेंगे आपको, ये भी इवन सम वाला है, ये भी इवन सम है, ये भी इवन सम, नेक्स्ट में भी है इवन सम है, इवन सम है, और इवन सम, एंड सो ऑन। मेरा ख्याल ये भी 18 ही बनते हैं। अब आपने देखना है, माइनस भी करना है, कोई डबल तो नहीं काउंट हुआ। इस लाइन में देखें तो 3 नंबर ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए। आप अपने पेजेस के ऊपर बकायदा ऐसे निशान लगा ले,
जहां 2 टिक लगे हों या 2 निशान लगे हों, इसका मतलब होगा वो डबल काउंट हुआ है। दूसरी लाइन में जो भी नंबर है वो एक एक दफा ही आएगा, ये देखे ना, एक एक दफा ही आएगा। लेकिन अगली लाइन में फिर 3 नंबर डबल काउंट होंगे, और अगली लाइन में भी 3 नंबर डबल काउंट होंगे। 3 3 6, तो टोटल 9 नंबर डबल काउंट में आएंगे। वो आपने माइनस कर देना। 18 प्लस 18 माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाय 36, इसलिए कि ये एन ए और ये एन एस। आसान, और आपकी मर्जी, जैसे मर्जी गिनते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसे गिन दो, इसे गिनते वक्त देख लो पहला तो नहीं गिना हुआ, अगर गिना हो तो रहने दो, नहीं गिना तो गिन लो। लेकिन मैं कहता होता हूं कि बस आप ये गिन दिया करें, ये गिन लिया करें, निशान लगा लिया करें जिस पर डबल टिक हो, इसका मतलब वो 2 दफा हुआ है, उसको 1 दफा माइनस कर ले। नेक्स्ट है नंबर 2 ऑन फर्स्ट। चलें गिन ले पहले, नंबर 2 ऑन फर्स्ट। सिर्फ 6 आउटकम ऐसी हैं जिनका पहला नंबर 2 है, 6 है जी, ये ठीक हो गया। प्लस सम ऑड, उनका सम ऑड होना चाहिए, 18 का सम ऑड होगा। इस लाइन में भी 3 का सम ऑड होगा। टोटल 18 का सम ऑड है। 18 माइनस 3 ऐसे होंगे जो डबल काउंट में आएंगे, तो उसको माइनस कर लीजिएगा। 6 वो नंबर्स हैं जिनका पहला नंबर 2 है। 18 नंबर ऐसे हैं जिनका सम ऑड है, और इस लाइन में जिसका पहला नंबर 2 सारे गिन लिए थे, ऑड करके हमने फिर इसे दोबारा गिन दिया, ऐसे किया था ना, और ये 3 नंबर है, वो इसलिए यहां पर 3 मैंने माइनस कर दिया। नेक्स्ट वन है नंबर 2 ऑन फर्स्ट, एंड का वर्ड है सम इज ऑड। नंबर 2 ऑन फर्स्ट, आपने क्या जी इसे गिन ले, इसका नंबर 2 ऑन फर्स्ट है। मैं कहता हूं अभी ठहर जाओ, अब दूसरा भी देखो, क्या इसका सम भी ऑड है? 2 और 1 3 जी, इसमें दोनों खूबियां हैं, दोनों खूबियां हैं। नंबर 2, पहला नंबर 2 भी है, सम भी ऑड है, दोनों है, दोनों है। अब गिने, फर्स्ट नंबर 2 है, गिन दे नहीं, देखो इसका सम ऑड है, नहीं जी सम ऑड नहीं है, फिर रहने दो। नेक्स्ट, पहला नंबर 2 है, गिन ले, क्या सम ऑड है? 3 और 2 5 सम ऑड है, गिन लो। नेक्स्ट नंबर 2 जरूर है, सम ऑड नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2 भी है, सम भी ऑड है, और इसके अलावा नंबर 2 तो पहले कहीं आ ही नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें दोनों खूबी हैं, तो 3/36। आपको मैंने ऐसी स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बताया जिसमें और का वर्ड आ गया और कहीं एंड का वर्ड आ गया, सैंपल स्पेस अवेलेबल हो, और से पहले जो वर्ड है वो काउंट कर लें, प्लस और के बाद जो वर्ड है उसे काउंट कर लें, माइनस जो ट्वाइस काउंट हुआ है उसे 1 टाइम आप माइनस कर देंगे और अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। ऐसा भी किया जा सकता था कि आप एक दफा काउंट कर लें, प्लस और का वर्ड है, दूसरी दफा काउंट करने लगे, अगर वो पहले काउंट हो चुका है तो रहने दें, अगर नहीं है तो गिन दें। ये आपकी मर्जी है कि किस तरह से आप इसको करते। जी किसी ने क्वेश्चन करना हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये इवन ऑन फर्स्ट बस इतना सा एक्सप्लेन कर दें। इवन ऑन फर्स्ट से क्या मुराद है? यस सर, बस यही बताना है। इवन ऑन फर्स्ट से मुराद है कि फर्स्ट नंबर इवन है कि नहीं है। ये फर्स्ट नंबर है ना हर डाइस का, यस सर। तो इवन नंबर है कि नहीं है। कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिनका पहला नंबर इवन है? ये भी इवन है पहला, ये भी इवन है, ये भी इवन। इवन 2 को कहते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, यस सर, यस सर, तो इसका भी पहला पहला नंबर इवन है। यस सर। सारे गिनने जिनका पहला पहला नंबर इवन है, और ये भी थैंक पहला। यू सर, बस इतना ही। ऐसी आउटकम्स जिनका पहला पहला नंबर इवन है, तो इसका मतलब है इवन कहाँ है, ऑन कहाँ है, फर्स्ट पे। फर्स्ट पे इवन नंबर आने वाले सारे गिन ले। थैंक यू सर।
जी आपका क्वेश्चन। सर ये सर थर्ड पॉइंट नहीं मुझे समझ आया। थर्ड पॉइंट कौन सा? सर ये नंबर 2 ऑन फर्स्ट एंड सम इज ऑड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एंड का मतलब ये है कि उसमें वो आउटकम्स आपने काउंट करनी हैं जिनमें दोनों खूबियां हो। वो कौन सी? पहला नंबर भी 2 होना चाहिए और सम भी ऑड होना चाहिए। अब देखें क्या ये पहला नंबर 2 है, सम ऑड है। आप इसे अब सिर्फ काउंट करें। बाकी सम ऑड वाले तो और भी हैं लेकिन उनका पहला नंबर 2 नहीं है। कहता है ये नंबर भी 2 होना चाहिए और एंड का मतलब उसमें ये भी होना चाहिए। इसमें नंबर 2 भी पहले पर है, सम भी 5 या ऑड बनता है। नंबर 2 पहले पर है, सम 7 है, ऑड बनता है। बाकी कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसका पहला नंबर 2 हो। दोनों खूबियां होनी चाहिए ना, तो सिर्फ 3 सर इसमें जी। पूरी हो सिर्फ वो नंबर सेलेक्ट होंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बोलिएगा दोबारा से। सर मैंने कहा जिसमें ये दोनों क्वालिटीज होंगी जिस नंबर में सिर्फ जी वही सिलेक्ट होंगी। जी, एंड का मतलब यही है कि जिसमें दोनों क्वालिटीज होंगी सिर्फ वो काउंट करना है। और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक, और के लिए कोई एक और इसके लिए दोनों। और मैंने एग्जांपल दी थी कि आप मार्केट जाते हो तो आपकी वालदा कहते हो कि बेटा जाओ मार्केट जाओ, मेहमान आ रहे हैं, या आइसक्रीम ले आना, ना मिली तो फिर दूध ले आना, चाय बना देंगे। तो दोनों में से कोई एक, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। सेकंड कहती हैं कि जो भी मेहमान आ गया तो रोटियां लेकर आनी है और एंड दूध भी लेकर आना है। अब कोई एक ले जाओ, नहीं दोनों ले जाने पड़ेंगे वरना फैंटी पड़ेगी। ठीक है ना? तो एंड का मतलब है दोनों स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए, और का मतलब है दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये 6th वाला आपसे पूछना था, इवन ऑन फर्स्ट। सर इसका आपने आगे लिखा है 18 + 18 - 9। सर नहीं ये पहला 18 तो पता लग गया है, जो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर ऑन फर्स्ट है ये आपने 18 लिख दिया, 18 नंबर है। ठीक है, तो सर ये अगला 18 प्लस आपने कहाँ लिखा, अगर प्लीज बता दें आप। सम जिनका इवन हो, ऐसी आउटकम्स जिनका सम इवन हो, वो भी तो गिननी है ना। इनका सम कितना बनता है? 2, इवन। और ये भी हम गिन लेंगे। इसका सम बनता है 4, इवन है, गिनेंगे। सर ऐसे करके पूरे सेट में जितनी ये जी 18 है हम फिर उनको प्लस करेंगे। जी 18 तो सर आपने आउटकम्स। माइनस। जी, माइनस मैंने इसलिए किया है कि कोई डबल काउंट तो नहीं हुआ। अब डबल काउंट कौन होगा? देखें, ये सारे आप इसलिए गिन लोगे कि इसका पहला नंबर इवन है, ऐसा ही है ना? यस सर। और इसका भी पहला नंबर इवन है और इनका भी पहला नंबर इवन है। ये मैंने समझ ले सारे गिन दिए, इसकी वजह से वो ये आ गया। अब जब आप सम गिनने लगोगे जिनका सम इवन है, तो इसमें भी तो है जिनका सम इवन है, ये वाले, इसमें भी है जिनका सम इवन है। अब जब आप सम इवन वाले गिनोगे तो ये दोबारा नहीं काउंट हो जाएंगे। आपने देखना है कौन से आउटकम 2 दफा काउंट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ऐसी आउटकम्स थी। 18 आउटकम टोटल है जो इवन है। इनमें से 9 ऐसी हैं जो पहले ही काउंट हो चुकी हैं और मैंने उनको माइनस कर दिया ताकि 2 दफा तो ना काउंट हो, एक ही दफा हो। और उसकी सर एग्जांपल अगर -3 भी बता दें। जी, -3 जो 7th वाला है -3। इसमें भी ऐसे किया गया है। नंबर 2 ऑन फर्स्ट, कि जी पहला नंबर जो है वो 2 होना चाहिए, वो सारे गिने। 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिनका पहला नंबर 2 है। फिर आ जाए ऐसी आउटकम जिनका सम ऑड है, इनका सम जो है वो ऑड है।
इनका सम भी ऑड है और इनका भी ऑड है, इधर भी होंगे। किसका तो सर odd ये है? जो जो स्टार्ट वाला होगा यानी जिनका ये इवन ऑन फर्स्ट या नंबर 2 ऑन फर्स्ट, इसका हाफ हम माइनस करेंगे ना। जी जैसे आपने 18 का हाफ 9 किया, 6 नहीं, का हाफ, मैंने जो फर्स्ट होगा उसका हाफ करेंगे माइनस। मैंने तो कहा ही नहीं उसका हाफ करें, मैंने कब कहा उसका हाफ करें? मैंने तो कहा नहीं तो हमें प्रैक्टिकली गिनना पड़ेगा। तो बेटा गिनना ही पड़ेगा ना, और गिन ही तो रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, गिन ही तो रहे हैं। थैंक यू सर। मैंने तो नहीं कहा कि 18 का आधा माइनस कर दे, आपको बता रहा हूं क्यों माइनस क्यों करना है ना, डबल काउंट में आएगा उसे माइनस करना है। तो देखें ये सारे काउंट हो गए, इसमें ये दोबारा जिनको सर्कल लगा रहा हूं वो फिर काउंट कर रहा हूं, तो सिर्फ 3 ही है ऐसे जो डबल काउंट में है। ये नहीं मैंने कहा कि जी उसको आधा करके माइनस करना है, याद नहीं करना आपने, रीजन बता रहा हूं क्यों माइनस करना है। ये एग्जांपल में ये क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में, कहता है द एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्टेन कंपनी हैव इलेक्टेड 5 of their number to represent them on the employee management productivity council। किसी 5 एम्प्लॉइज हैं, पहला जो एम्प्लॉय है मेल है, उम्र उसकी 30 साल है, दूसरा एम्प्लॉय मेल है, एज 32 साल है, तीसरा एम्प्लॉय फीमेल है, एज 45 साल है, नेक्स्ट फीमेल है, एज 20 साल है, नेक्स्ट मेल है, एज 40 साल है। टोटल 5 एम्प्लॉइज हैं। आप कह सकते हो ये 5 एम्प्लॉइज की सैंपल स्पेस है, सारी डिटेल दी हुई है। दिस ग्रुप डिसाइड्स टू इलेक्ट अ स्पोक्स पर्सन बाय ड्राइंग अ नेम फ्रॉम अ हैट। पहले जमाने में वो जो कॉबॉय वाला हैट नहीं पहना होता था उन्होंने, वो ऐसे करके हेड के ऊपर पर्चियां डाल लेते थे, एक निकाल लेते थे, अक्सर करते हैं, और जल्दी ये कैप नीचे रखो भी, इसके ऊपर नाम लिख दो। वो कहता जी पर्चियां डालो। द ग्रुप डिसाइड टू इलेक्ट अ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने अपने में से एक नुमाइंदा चुनना था। कहता कैसे चुना उन्होंने? कहता जी उन्होंने ना नाम लिख के ना सबके नाम एक हैट में डाल दिए और वहां से एक शख्स का नाम निकाल दिया। कहता क्या चांस है, पता नहीं किसका नाम निकलेगा, कि जिसका नाम निकलेगा वो या तो कोई फीमेल होगी या उसकी उम्र 35 से ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन है, 5 लोगों के नाम है, कोई मेल है कोई फीमेल है, किसी की एज 35 से कम है, किसी की 40 है, किसी की 25 है। कहता जी 5 लोगों के नाम है, एक पेपर स्लिप उठानी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि वो जो पेपर स्लिप निकली है उसमें या तो किसी फीमेल का नाम हो, और का वर्ड है ना, या उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो। अभी हमने और की काउंटिंग सीखी है, और की काउंटिंग करने के लिए हम पहले और से जो पहले वर्ड आ रहा है उस सबको गिन देंगे। काउंट ऑल द फीमेल्स 1 and 2, तो ये 2 है, प्लस फिर जो ओवर 35 नॉट फीमेल, ओवर 35 वाले सारे गिनते हैं 1 and 2। फिर देखेंगे कि कोई हमने 2 दफा तो नहीं काउंट किया, तो ये देखें एक एम्प्लॉय ऐसा है जो 2 दफा काउंट हुआ, फीमेल में भी उसकी काउंटिंग कर ली गई, एज में भी काउंटिंग आ गई उसकी, 2 दफा आ गई, सिर्फ एक है -1। ये टोटल बनते हैं 3 आउट ऑफ 5, तो 3/5। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप 5 नाम में से एक नाम सेलेक्ट करेंगे तो वो नाम या तो किसी खातून का होगा या उसकी उम्र जो है वो 35 साल से ज्यादा होगी। इस तरह का देखें ना, अब इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगा। अब उस तरह के भी आ रहे हैं जिसमें सैंपल स्पेस ज्यादा बनानी पड़ती है, और इस तरह के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट क्वेश्चन, ये दो नंबर का कहते हैं स्टूडेंट आया था, जस्ट अ मिनट प्रॉब्लम, शायद उससे भी कम। जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? और का वर्ड है, और से पहले जो करेक्टरिस्टिक है उसे काउंट करें, और के बाद करेक्टरिस्टिक उसे काउंट करें, जमा कर लें, फिर देखें कोई 2 दफा तो नहीं काउंट, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 दफा काउंट हुआ है तो आपने उसे 1 टाइम माइनस भी करना है। ये क्लियर पॉइंट? तो ये 3/5 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। कहता है इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडम का मतलब है देखे बगैर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिफरेंट एजेस हैं और उनके वेट्स भी डिफरेंट है। 10 साल से लेके 20 साल की एज के 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 50 से 60 केजी के दरमियान है। एज तो उनकी यही है, लेकिन 30 का वजन जो है वो 61 से 65 है। उम्र उनकी यही है, लेकिन 35 का वजन 66 केजी से 70 केजी के दरमियान है। कह सकता हूं 85 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज जो है वो तो 10 से 20 साल के दरमियान में है, लेकिन उनके वेट मुख्तलिफ है। किसी का वजन इस ग्रुप में, किसी इस ग्रुप में, कोई एक वेट ग्रुप पे है। टोटल 400 स्टूडेंट्स है, 400 स्टूडेंट्स। अब वो कहता है एक स्टूडेंट इसमें से सिलेक्ट करना, टोटल 400। जैसे उधर 5 थे ना, इधर 400 है। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जो एक स्टूडेंट जो कि टोटल 400 हैं, अगर आप उसका नाम निकालें तो उसकी जो एज है, एज उम्र, वो 30 या 30 साल से कम होगी। अब आपने वो तमाम स्टूडेंट गिनने हैं, वेट का कोई जिक्र नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट, लेकिन उनकी जो उम्र है वो 30 साल या 30 साल से कम हो, वो सभी गिनने हैं। अब देखें ये वो एज ग्रुप है जो 30 साल से कम है, सारे गिनने 85 है। आप कहेंगे ये भी तो फिर 30 साल से कम ही है जी, इसे भी गिने 185। ये जो है वो 30 साल हो सकती है या इवन 30 साल से कम है जी, वो भी कम ही है। तो ये सब आप ऐड कर लेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल या इवन 30 साल से कम है। कितने बनते हैं ये? 300, तो 3/4, 75%। 75% चांस है कि 400 लोगों का डेटा है, आप उसमें से एक नाम पिक करेंगे, उसकी उम्र 30 साल या 30 साल से कम होगी। ये सारे वो स्टूडेंट है जिनकी उम्र 30 साल या इवन 30 साल से कम है। 300 बनते हैं। 75% चांस है कि उस स्टूडेंट का नाम निकलेगा जिसकी उम्र 30 या 30 से कम होगी। नेक्स्ट है उसकी एज 21 से 25 साल होनी चाहिए, और का वर्ड आ गया, और उसका वजन 66 से 70 के दरमियान होना चाहिए। अब चूंकि और का वर्ड है, पहले हम 21 से 25 साल वाले सारे गिनेंगे। 21 से 25 साल वाले ये सारे 100 बनते हैं, और का वर्ड है प्लस। अब जिनका वजन 66 से 70 के दरमियान है, ये सारे 156 बनते हैं, प्लस 156। लेकिन माइनस करना है कि कोई 2 दफा तो नहीं काउंट हुआ। ये जो 36 स्टूडेंट हैं ये वाले, ये जब मैंने इनको काउंट किया था तो कर लिया था, जब इस साइड पर काउंटिंग करने लगे तो ये फिर काउंट हो गए, 2 दफा हो गए ना, और ये 36 लोग 2 दफा काउंट हो गए। 36 इसमें से माइनस हो जाएगा और ये रह जाएंगे 220। तो 220 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी या तो उम्र 21 से 25 है, या तो उनकी एज इतनी है, या फिर उनमें ये खूबी है। एक खूबी जरूर है, सारे गिनने हैं। एज 21 से 25 वाले गिन लिए, ये सारे 21 से 25 वाले 100, प्लस 66 से 70 वाले भी गिन दिए 156, माइनस। अब देखना कौन 2 दफा काउंट हुआ है। ये इधर काउंटिंग थी तो ये काउंट हो गया था, इधर में फिर ये काउंट हो गया, तो 36 2 दफा काउंट हुआ, तो एक दफा से माइनस कर। द स्टूडेंट हैज एज
26 आर ग्रेटर, उसकी उम्र 26 या 26 साल से ज्यादा, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र या तो 26 साल है, ये 26 से ज्यादा है। ठीक है ना, ये खुद ही आपने कंप्लीट करना है। 26 साल या 26 साल से ज्यादा वाले हैं। चले जी, ये करें डी पार्ट और मुझे आंसर लिखवाएं। दो वर्ड्स हैं, वो दो वर्ड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनको मैंने एक्सप्लेन करना क्या है। इवेंट सबसेट को कहते हैं, इवेंट यूनिवर्सल सेट के सबसेट को कहते हैं। किसी भी सेट के सबसेट बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, फर्ज करें ए, आपकी क्लास जो है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें सैंपल स्पेस है, एस। क्लास में 60-70 स्टूडेंट हैं, एस। उसमें से पेपर हो चुका है फर्ज कर लेते हैं हम, और कह देते हैं कि ए ये उन बच्चों का सेट है पास इन क्यूटी। इस सेट में मैंने वो स्टूडेंट रख दिए जो क्यूटी में पास थे, और एक और सब बनाया स्टूडेंट्स का क्लास में से, और उसमें वो बच्चे आ गए जिनका आईटी का पेपर भी पास था। तो बहुत सारे इस तरह बनाए जा सकते हैं सबसेट्स। अब इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ये जो मैंने एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल टाइप क्लोज्ड शक्ल दी हुई है, समझ लें ये पूरी आपकी क्लास है, इसका नाम है एस। इस पूरी क्लास में दो सबसेट हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इसमें वो, इस सेट में ये उन स्टूडेंट को कह रहा हूं जिनका क्यूटी का पेपर क्लियर है। ये वो बच्चे हैं जिनका आईटी का पेपर क्लियर है। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो दोनों सेट के ही मेंबर हो? तो पॉसिबल तो है। वो कहेंगे जी हम ए सेट में भी जाएंगे क्योंकि हमारा क्यूटी क्लियर है, वो कहेगा हम बी सेट में भी जाएंगे क्योंकि हमारा आईटी क्लियर है। ऐसे दो सबसेट जिनके कुछ मेंबर्स कॉमन हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे सबसेट्स जिनके कुछ मेंबर्स कॉमन हो जाएं, दोनों सेट में आ जाएं, ये देखें ये ऐसे है जो दोनों में आ रहे हैं। और एग्जांपल दी मैंने, एस ये आपकी पूरी क्लास है, ये एस है, ये आपकी क्लास है 60-70-80 लोग जितने भी हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका क्यूटी क्लियर था, ये उसके मेंबर है। ये वो बच्चे हैं जिनका आईटी क्लियर था। आप कहेंगे ये कुछ दो में क्यों गए हैं? भाई उनका आईटी भी क्लियर था, उनका क्यूटी भी क्लियर था, तो वो दोनों में चले गए। अगर किसी इवेंट्स, दो इवेंट्स के कुछ मेंबर कॉमन हो जाएं, सेट्स ओवरलैप कर जाएं, हम इसे कहते हैं ये नॉट मी सेट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ देयर इज सम एलिमेंट्स which are common to both A and B, अगर उनमें दोनों में ही आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये आपकी क्लास है S, इवेंट तो कुछ भी हो सकता है। A पास इन क्यूटी, मैंने एक स्टूडेंट का वो सेट बनाया जिनका क्यूटी का सब्जेक्ट क्लियर था। B फेल इन क्यूटी, और एक सेट वो बना दिया जिसमें मैंने क्यूटी के जो फेल स्टूडेंट थे वो रख दिए। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट कहें जी कि हमारा क्यूटी पास था तो इसलिए ए में भी थे और हमारा क्यूटी फेल भी था? अगर वो पास था तो फेल नहीं होगा, अगर वो फेल है तो वो पास वाले सेट में नहीं आएंगे। तो उनका ताल्लुक एक ही वक्त में दोनों सेट से कतई नहीं हो सकता, यानी कि उनमें कोई चीज आपस में कॉमन आ ही नहीं सकती। अगर ऐसे सेट्स हों तो हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं। दो सेट जिनमें कुछ कॉमन पोर्शन आ जाए, नॉट मी, और ऐसे सबसेट जिनमें कोई पोर्शन भी कॉमन नहीं आ सकता, उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा
कि जी कोई ड्रामा या कोई मैच लगना है और कहते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन जियो टीवी, इसका मतलब सिर्फ जियो टीवी में, दूसरे में नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिर्फ एक में, दूसरे में नहीं। और अगर ये दोनों में आ सकें कुछ एलिमेंट तो इसे हम कहते हैं नॉट मी इवेंट्स हैं, और अगर उनमें कॉमन पोर्शन नहीं है तो हम उन्हें कह देते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये जो मैंने डैश लगाई हुई है, एक तो मैंने ये वर्ड आपको एक्सप्लेन किया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड्स है क्या। अच्छा, अगर मैं ये डैश लगा दूं, ये वाला पोर्शन, और आपसे पूछूं ये ए है कि बी है, आप कह सकते हैं ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, क्योंकि लाइनें किसी एक सेट में जरूर हैं, ऐसा ही है ना, किसी एक सेट में जरूर है। इसको अगर लिखना हो ना, ए यूनियन बी को लिखना हो, जो पहले करके आए थे ना, अब भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर ए यूनियन बी लिखना हो तो आप कहें पहले सारा ए ले लें, ये ए ले लिया, मैं पहले भी ये लफ्ज बोल रहा था, फिर मैं कहता था दूसरा सेट भी ऐड कर ले, जी दूसरा सेट भी ले ले, फिर दूसरा सेट भी ले लिया। अब देखना डबल काउंट में कौन आया, ये डबल काउंट में आया। इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप, इस पोर्शन को आप माइनस कर देंगे। वो बात पहले मैंने वर्ड्स में बताई, अब मैथमेटिक्स में बता रहा हूं कि ए यूनियन बी आर का वर्ड था, तो एक तरीकाकार ये है कि यूनियन से पहले वाले सारे ले लें, फिर यूनियन के बाद वाले सारे ले लें, और इसमें से माइनस कर देंगे जो आप देखेंगे ओवरलैप हुए हैं। ओवरलैप का मतलब ये ट्वाइस काउंट हुए होंगे। जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे क्यूटी में पास थे, कुछ आईटी में पास थे, जो जिनके दोनों सब्जेक्ट थे वो दोनों जगह काउंट हो गए होंगे। आप वो स्टूडेंट तो एक है, दो तो नहीं है, तो इसकी वजह से हम उसे वन टाइम माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं तो ये भी इसी तरह से होगा, लेकिन चूंकि इसमें कॉमन पोर्शन नहीं है इसलिए वो माइनस, कोई दोबारा काउंट ही नहीं हुआ, कोई ट्वाइस काउंटिंग में ही नहीं आया, तो इसलिए हम इसमें कोई चीज माइनस नहीं करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहते हैं और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, एक तो मैंने ये बताया। सेकंड ये बताया कि अगर दो इवेंट नॉट मी हो, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, और अगर दो इवेंट्स आपस में मी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए यूनियन बी को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी का वर्ड लगा दूं, दोनों साइड पे, इधर भी प्रोबेबिलिटी का वर्ड लगा दूं और इधर भी प्रोबेबिलिटी का वर्ड लगा दूं, इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली वही मतलब है जो हम पहले करते आ रहे हैं। कहता है कि अगर आपने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें क्या आ जाए, और का वर्ड आ जाए, तो क्या करें, और से पहले वाले सारी प्रोबेबिलिटी ले लें, प्लस और के बाद वाली सारी प्रोबेबिलिटी ले लें, माइनस जो दोनों में कॉमन है वो एक दफा माइनस कर दें। इसे हम कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल जो पीछे पढ़कर आए हुए हैं, ये वही स्टेटमेंट है, वहां मैं बस वर्ड में बोली जा रहा था, अब यहां पर मैं जरा लिख देता हूं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, दो इवेंट जिनके दरमियान में यूनियन का सिंबल आ जाता है, इज इक्वल टू, बराबर होगी पी ऑफ ए, यूनियन से पहले वाले सब की प्रोबेबिलिटी ले लें, यूनियन के बाद वाले सब की प्रोबेबिलिटी ले लें, माइनस कर दें जो दोनों में कॉमन आए। यही पहले बोल रहा था, यही अब बोल रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। जब आप ए लेंगे ये हिस्सा गिन लेंगे, बी लेंगे ये हिस्सा गिन लेंगे, कॉमन दो दफा गिरा गया, एक दफा मैंने माइनस कर दिया। इसे ही हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल करेंगे। अगर वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर जाहिर है कॉमन कोई हिस्सा है ही नहीं, तो हम उसको कोई माइनस नहीं करेंगे। तो ये एग्जामिनर नहीं बताएगा आपको कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ये खुद आपको देखना है।
अब जरा एक एग्जाम्पल करते हैं, वही एग्जाम्पल मैं जो अभी आपसे कर आया हूं, एग्जैक्टली एक डिफरेंट वे से करते हैं। फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जाम में आपने दो तरह से मैंने बताया किससे करनी होगी। सेम एग्जाम्पल है, द एम्प्लॉय ऑफ अ सब्जेक्टिव काउंसिल, सेम स्टेटमेंट है, फीमेल ओवर 35, और इस एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। फीमेल गिन लें 2, ओवर 35 गिन लें 2, एक दफा डबल काउंट में आने वाली 1 और 3/5। देन देयर इज अनदर वे, और वो ये है कि अगर और का वर्ड आ जाता है, आप इसको एक सेपरेट इवेंट कह दें और इसको एक सेपरेट इवेंट कह दें। देखिए यहां पर मैंने सबको एक ही इवेंट का नाम दिया होगा, काउंटिंग कर दी। फीमेल को आप सेपरेट इवेंट कह दें, फीमेल को सेपरेट इवेंट का नाम दे दें, मेल को सेपरेट इवेंट का नाम, ओवर 35 को सेपरेट इवेंट का नाम दे दें, और का जो वर्ड होता है तो फिर इसके मुताबिक भी बना। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा फीमेल, फीमेल को मैंने एक कहा हुआ है, और का वर्ड है इसका मतलब है यूनियन, और ओवर 35 का मतलब है बी। कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी। आप कह जी यूनियन आ गया, जी यूनियन आ गया, फौरन कह जी एडिशन थ्योरम बताएंगे। एग्जामिनर ने नहीं कहना एडिशन थ्योरम, आपने कहना जी और का वर्ड था, तो मैंने एक तरीका ये भी पढ़ा है कि जी हम दो अलग-अलग इवेंट कह के अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए का मतलब फीमेल, फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फीमेल काउंट करें, प्रोबेबिलिटी में आती है 5, 2/5। फिर वो कहता है ओवर 35 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 35 से ओवर वाले सारे गिन लें, वो भी 2 ही हैं, 2/5। और आपको पता है एडिशन थ्योरम में ये भी आना है, ए एंड बी, ये एंड है, इंटरसेक्शन है। कहता है फीमेल भी हो, उसकी उम्र भी 35 से ज्यादा हो, वो सिर्फ एक है। फीमेल भी है, उम्र भी उसकी 35 से ज्यादा, 1/5। एडिशन थ्योरम वाले फार्मूले में रख दें, इसकी जगह 2/5, ये 2/5 और ये -1/5। इसमें और इसमें फर्क क्या है, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली वही आंसर है। उसमें मैंने डायरेक्ट काउंट कर दिया, आखिर में जाके मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और इधर क्या कर रहा हूं, साथ ही प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर रहा हूं, और फिर जाके फार्मूले में रख देते हैं, तो दोनों आंसर सेम ही आएंगे। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट जिसमें और का वर्ड आ जाए, तो हमारे पास दो चॉइसेस आ गई। एक तो आ गई कि जी सैंपल स्पेस से, इसका नाम मैंने रख दिया है डायरेक्ट काउंटिंग कर लें, सैंपल स्पेस से डायरेक्ट काउंटिंग कर लें जब और का वर्ड है। कैसे डायरेक्ट काउंटिंग करनी है, फीमेल गिन लें, ओवर 35 गिन लें, कॉमन वाले माइनस करते हैं। सेकंड, एडिशन थ्योरम यूज कर लें जब और का वर्ड आ जाए, इसे एक इवेंट डिक्लेयर कर दे, इसे दूसरा इवेंट डिक्लेयर कर दें। एडिशन थ्योरम हमें पता क्या लिखना है। तो दो तरह से आप स्टेटमेंट को कर सकते हैं। अगर आप मुझे प्रेफरेंस के लिए कहेंगे, आई वुड प्रेफर दिस, आसान है, सीधा सीधा सारे काउंट कर लिए, फिर काउंट कर लिए, फिर माइनस कर दिए। अब जरा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो ये डिसाइड करेगा कि जी इस फार्मूला ठीक रहेगा, ये फार्मूला ठीक रहेगा। और का वर्ड है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट will pass in mathematics is 0.6। उसने कहा है कि किसी स्टूडेंट के मैथ में पास होने, या 60% स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिनका मैथ क्लियर है, एंड दैट अ स्टूडेंट विल पास इन स्टैटिस्टिक्स इज 0.4। 40% क्लास में बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टैट का सब्जेक्ट क्लियर है, दो डिफरेंट पेपर है, मैथ का और स्टैट्स का। ही विल पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज 0.3। 30% ऐसे हैं बच्चे जिनके दोनों सब्जेक्ट क्लियर है। एक क्लास है, 60% बच्चे हैं मैथ क्लियर है, 40% का स्टैट क्लियर है, 30% ऐसे हैं जिनका मैथ भी क्लियर है और स्टैट्स भी क्लियर है। अब इस क्लास से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वो हमने किसी जगह पर, कॉलेज ने
उसको अपने नुमाइंदे के तौर पर भेजना था, सारे बच्चे कहने लगे जी हमें भेज दें, हमें भेज दें। टीचर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, कम से कम मैं वो बच्चा भेजना चाहूंगा जिसका कोई एक तो सब्जेक्ट क्लियर हो। और का वर्ड है ना, और के वर्ड का मतलब होता है कि या तो वो इसमें पास हो, नहीं तो फिर इसमें पास हो, खलीफा ना हो आगे भेजने के लिए। एक सब्जेक्ट उसका जरूर कहता क्लियर होना चाहिए। अब देखें, जब और का वर्ड होता है ना, और का, इसका मतलब होता है एक खूबी जरूर होनी चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, ये नहीं कि आप कहें जी एक ही बस होनी चाहिए, दोनों नहीं हो सकती। तो यहां पर मैंने इसकी को ट्रांसलेट करके लिखा है, ही विल पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम उसका एक सब्जेक्ट तो क्लियर हो। कहता क्या चांस है? ये है पूरी क्लास एस, ये वो बच्चे जिनका मैथ क्लियर ए, ये वो बच्चे जिनका स्टैट क्लियर बी, ये वो बच्चे जिनके दोनों सब्जेक्ट क्लियर। ये बात है। अब इस क्लास से एक नाम उठाना है, ये वो बच्चे जिनके दोनों फेल हैं, ये बात है। अब इस क्लास से पर्चियां डाल दी गई हैं, एक नाम उठाना है, कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो नाम निकले वो इस पोर्शन में से निकले, क्योंकि यही पोर्शन है ना जिसका कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर क्लियर है, लिखा भी हुआ और का वर्ड। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि पहला मेथड अडॉप्ट करें, तो पहला मेथड अडॉप्ट करने के लिए हमें वो सारे बच्चे काउंट करने जिनका मैथ सब्जेक्ट क्लियर है। पहला मेथड ये था, वो सारे हमने एम्प्लॉइज काउंट किए जिनको फीमेल थी, ये 2 थी। अब मैं आपको कह रहा हूं सारे बच्चे काउंट करके बताओ जिनका मैथ क्लियर है, कर ही नहीं सकते क्योंकि सैंपल स्पेस नहीं है। वेयर इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस तो है ही नहीं। पिछली जितनी एग्जांपल्स हम कर रहे थे उसमें उसकी सैंपल स्पेस अवेलेबल थी। उसने तो बताया ही नहीं क्लास में बच्चे हैं कितने, 60% का कतन मतलब ये नहीं है 100 बच्चे हैं। हो सकता है क्लास में 10 बच्चे हो, 6 पास हो, तो 60% तो बन गया। हमें सैंपल स्पेस ही अगर अवेलेबल नहीं है तो गिने कैसे कि किस किस का मैथ क्लियर है? तो जो पहला मेथड था, इसकी रिक्वायरमेंट जिसको मैंने कहा था डायरेक्ट सैंपल स्पेस, इसकी तो रिक्वायरमेंट थी कि जी सैंपल स्पेस होनी चाहिए ताकि हम वहां से गिने, और इस एग्जांपल में चूंकि सैंपल स्पेस नहीं है तो नहीं गिना जा सकता। अब दूसरे मेथड पर आते हैं। आप कहते सर बात तो वही है कि ये भी तो आप सैंपल स्पेस होगी तो प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट की हैं आपने, बात ठीक है, लेकिन देखें यहां उसने सैंपल स्पेस तो नहीं दी, लेकिन वहां से उसने खुद ही प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करके दे दी आप। हाँ ये ठीक है, हमें जो चाहिए था उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है। अब पहले तो डेटा देखना क्या है, एक इवेंट का नाम ए रख दे, पास इन मैथ, एक इवेंट का नाम बी रख दिया, पास इन स्टैट। अब अगर एडिशन थ्योरम यूज करना है, क्योंकि और का वर्ड है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और की जगह यूनियन और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हमें तो फिर पी ऑफ ए चाहिए। आप कहीं सैंपल स्पेस लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जामिनर कहता है आपने क्या करनी है, मैं आपको बता रहा हूं। सैंपल स्पेस लाइन बी की कैलकुलेट करते हैं, वो कहता है वो भी बता रहा हूं। पॉइंट 3 ये कौन है? प्रोबेबिलिटी बताई गई है पास इन मैथ एंड पास इन स्टैट, तो दोनों है। अब तीनों इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब एक क्लास का बच्चा पिक करना है, कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट क्लियर हो, अब लिखा जा सकता है। तो फिर एडिशन थ्योरम वो वाहिद चॉइस रह गई, हाल दो थोड़ा लेंथी है लेकिन वाहिद चॉइस है कि अगर सैंपल स्पेस अवेलेबल हो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर सैंपल स्पेस एग्जामिनर ना भी दे लेकिन उस सैंपल स्पेस से कुछ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके हमें दे देता है, और फिर आपको पूछता है कि जी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस और का मतलब है यूनियन, या तो उसका मैथ क्लियर होना चाहिए या उसका स्टैट क्लियर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो क्लियर हो, उस बच्चे के सिलेक्ट होने का चांस 70% है। क्लास में कुछ बच्चे जिनका मैथ क्लियर, कुछ का स्टैट क्लियर, कुछ का दोनों क्लियर, कुछ दोनों में फेल,
सब बच्चों की पेपर स्लिप डाली हुई है, कहता जी क्या चांस है इस बच्चे का नाम आएगा जिसका कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर क्लियर है, मैथ या स्टैट्स। तो 70% चांस कि अगर आप पेपर स्लिप डाल के पेपर स्लिप निकालते हो तो 70% चांस है कि उसका एक सब वो बच्चा सिलेक्ट हो सकता है जिसकी कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो जरूर क्लियर है। चूंकि इसके रेलेवेंट है इसलिए ये मैं लिख रहा हूं। इफ अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बगैर देखे हुए 1 to 100, पेपर स्लिप्स पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 100, तो 100 पेपर स्लिप्स है। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। यानी कि एक नंबर उठाना है आपने 100 में से, 100 नंबर है टोटल, एक से लेके 100 तक। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा कौन कौन नंबर सेलेक्ट हो सकता है। आपने कहना जी पॉसिबल नंबर जो सिलेक्ट हो सकते हैं वो 100 है, ये 100 है। NS कितना जी 100, ठीक हो गया, ये तो हो गया NS। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये इवेंट है। अब इसमें दो चीजें थी, और का वर्ड हो और का, तो हम कहते हैं चूंकि इस एग्जांपल में सैंपल स्पेस गिवन है तो हम डायरेक्टली ही काउंट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है। मतलब ये लिया जाता है कि क्या कोई ऐसा इंटीजर है जिसको जरब दे 3 आ जाए, जी है, तो फिर 3 3 का मल्टीपल है। कोई ऐसा इंटीजर है जिसको 3 से जरब दें और 6 आता है, जी 2 है, तो फिर 6 भी 3 का मल्टीपल होगा। कोई ऐसा नंबर है जिसको जरब दे और 9 आए, जी 3 है, तो फिर 9 भी 3 का मल्टीपल है। अगर आपको डायरेक्ट काउंटिंग करनी है तो फिर तो आप कहेंगे जी 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन, सारे गिनने होंगे ना, सैंपल स्पेस जो अवेलेबल है तो ऐसे ही गिनेंगे, और कैसे गिनेंगे। ये तो हो जाएंगे 3 वाले, फिर प्लस करना है 5 वाले भी गिन ले, 5 10 15 20 25 30 35 और आखिरी 95 आ जाएगा। ये भी सारे गिन लें, दोनों को जमा कर दें, फिर देखें इनमें डबल काउंट कौन से हुए। जैसे ये 15 2 दफा दोनों में काउंट हुआ होगा, 30 भी आएगा, दोनों में काउंटिंग में किया जा सकता है। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। एग्जाम्पल सैंपल स्पेस बनाने के बाद अब तक जैसे की हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको करना है। यानी कि 1 से 100 तक नंबर लिख लेने हैं, पहले 3 के मल्टीपल सारे गिन दें, जमा कर दें, उसमें से 5 के मल्टीपल गिन लिए सारे, फिर देख लें कोई 2 दफा तो नहीं काउंट हुआ। जो 2 दफा काउंट हुआ हो आप उतनी ही दफा उसको माइनस कर सकते हैं। एक शॉर्ट वे ए, मल्टीपल ऑफ 3, अगर आपने ये गिनने हो कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल है और नंबर 1 से स्टार्ट हो, ये इस फार्मूले के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर वो 1 से स्टार्ट हो और लगातार चलते जाएं, टोटल कितने नंबर हैं 100, आप इस 100 को इस 3 पे तकसीम कर देंगे, आंसर आ जाता है 33.33। आपने सिर्फ और सिर्फ होल नंबर लेना, राउंड नहीं करना, सिर्फ होल नंबर लेना है। 33 नंबर ऐसे होंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे, 33 नंबर ऐसे हैं जो 3 का मल्टीपल है। आप गिन भी सकते हैं 3 6 9 इस तरह गिनते जाए ना सारे, तो आपको पता चलेगा 3 6 9 12 15 18 गिनते जाएं 3 के मल्टीपल्स, आखिरी नंबर कौन सा होगा 3 का मल्टीपल 99। ये सारे नंबर गिने तो ये 33 बनेंगे। और मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया,
100 को 3 पे तकसीम कर दें, जो आंसर आए सिर्फ उसका होल नंबर आपने पिक करना है, सिर्फ होल नंबर। तो ये 33 नंबर ऐसे होंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे। इसी तरह से इवेंट बी, मल्टीपल ऑफ 5, लेंथी वे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 95 तक सारे गिन लें। डायरेक्ट वे 100 को 5 पे तकसीम करते हैं, ये 5, 20 नंबर होंगे जो 5 का मल्टीपल होंगे। 33 नंबर ऐसे होंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे और 20 नंबर ऐसे होंगे जो कि 5 का मल्टीपल होंगे। तो डायरेक्ट काउंटिंग में ये 33 आएंगे प्लस और ये आएंगे 20 माइनस। अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी है, लाइक 15, लाइक 30, लाइक 45, 60, क्योंकि ये वो नंबर हैं जो 3 का मल्टीपल है, जी 3 का है, तो फिर इसका मतलब इसमें गिन लिए थे, गिन लिए होंगे। ये 5 का भी है, 5 का भी, फिर इसमें भी गिने गए, फिर इसमें भी गिने गए, तो दो दफा काउंट हुए। अब कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो दोनों के ही मल्टीपल्स हैं? वो माइनस करने हैं। आप इनका लेंगे एलसीएम, 3 ऐड 5 का एलसीएम ले लें। 3 और 5 का एलसीएम कितना बनता है? 15। अब आपने काउंटिंग करनी है, 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, 100 को तकसीम कर देंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगा 15, और ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि 5, 6, 90 होता है। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो दोनों के मल्टीपल्स हैं। ये ट्रिक है नंबर गिनना, कि अगर वो 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहां तक भी जा रहे हो, 10,000 तक ही क्यों ना जा रहे हैं, कितने नंबर 3 का मल्टीपल्स होंगे? 10,000 को 3 पर तकसीम कर दें, जो होल नंबर आएगा वही आंसर होगा। इतने नंबर होंगे जो 3 का क्या होंगे? मल्टीपल्स। मुझे पहले 3 के मल्टीपल ढूंढने थे, 5 के मल्टीपल्स भी ढूंढने हैं। ये मैंने थोड़ा सा समझ लें, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैंने इसको इस तरह से लिखा, होल नंबर बस मैंने लिख लेना है। 33 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 का मल्टीपल है, 20 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 का मल्टीपल है, और ये कैसे ढूंढे मैंने? 100 को 5 पे तकसीम करके 20 आ गए। अब आपको कॉमन भी ढूंढने हैं जो दोनों के मल्टीपल्स हैं, तो 100 को आप तकसीम कर देंगे 15 पे, होल नंबर जो आएगा वो रख लेंगे 6, सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ गई। और क्वेश्चन क्या था? आर। अब आप एडिशन थ्योरम भी लगा सकते हैं। P of A, P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन। 47% चांस है कि अगर आप कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 5 का। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया गिनने का, शॉर्ट वे, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है इफ द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, और जहां तक उसने जाना है 1, उसको आप डिवाइड कर दे 3 से, उसे डिवाइड कर दे 5 से, उसे डिवाइड कर दे उनके एलसीएम से। ये आप बता देगा 3 से मल्टीपल वाले कितने हैं, 5 के मल्टीपल वाले कितने हैं, और दोनों के मल्टीपल वाले कितने, ताकि हम उनको 1 टाइम माइनस कर सकें। जी किसी ने क्वेश्चन करना हो? वरना तो फिर सैंपल स्पेस बना के ही गिनना पड़ेगा कि अच्छा जी ये 1 से 100 तक बना लेंगे और उसमें से गिनना स्टार्ट कर दें, 3 के मल्टीपल्स वाले कौन है, 1 बाय 1 कर।